हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। देखो, आज है लेक्चर 36 और डे भी 36। तो 50 दिन में से 36 दिन हो जाएंगे आज कंप्लीट, तो बचेंगे 14 डेज। ओके, तो लगभग है ना, सिलेबस आपका हो जाना चाहिए पूरा। आज के लेक्चर में क्या करेंगे? आज अपन पढ़ेंगे जुडिशियरी, है ना। जुडिशरी से रिलेटेड आपको कल दे दिया गया था कि ये पढ़ना है और आज ये डिस्कस डिस्कस होएगा। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंडिया की पूरी जुडिशरी को तैयार कर लो। क्या तैयार करोगे भाई? उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपने है ही, तो पूरी अच्छे से तैयार करनी है ना। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो इतने ज्यादा अपन रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये डिसेंट आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पास्ट टाइम में यूपीएससी ने पूछे हैं इस पोर्शन से, है ना। तो वही अपना एम है, उसी तरह से अपन पढ़ रहे हैं। तो फटाफट टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं कि आज का कार्य क्या है अपना। जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें नेशनल कोर्ट ऑफ अपील भी बोलते हैं। एमपी मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट चलाती है ना। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉयर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो जिन बेचारों की कमाई कम है तो उनका उनका खर्चा कौन वहन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पीआईएल और बाकी ये सब जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इनको तैयार कर लो। रिमूवल ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट भी देख लेना है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या सब चल रहा है वो सब। और साथ में मार्च के करंट अफेयर्स को दो पार्ट्स में अगर अपन बांटते हैं तो पहला भाग अपने को करना है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं। देखो, a lawyer will do anything to win a case, sometimes he will even tell the truth। पैट्रिक मर्रे ने बोला था ये बात। तो जुडिशरी की इमेज बहुत खराब है ना। जुडिशरी की और वकीलों की इमेज बहुत खराब रहती है। क्या कि वकील को हमेशा बोलना तो सच ही चाहिए, और कानून जो है हमारा वो इम्पार्शल होता है, लेकिन कई बार लॉयर होता है तिकड़मबाजी खेलता है ना, केसेस को जीतने के लिए। तो उसके लिए भी बोल देता है कि कई बार वो केस जीतने के लिए सच भी बोल देगा। चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात है। हमारी प्रियम्बल ने, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 पर बेस्ड है, उसने क्या बोला था? इंश्योर करेंगे जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री, टू द सिटीजन्स, टू द कंट्री। तो जस्टिस होना चाहिए ना, तो इस जस्टिस को प्रिवेल करने में, मतलब उचित न्यायोचित तरीके से सबके साथ में व्यवहार हो, उसको इंश्योर करने में जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान है। तो डिफेंडर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है हमारी जुडिशरी। ये इसका एम है। तो बस इसी बेसिस पे हमको पूरी जुडिशरी को पढ़ना है। कभी पढ़ेंगे डिटेल में जब जुडिशरी को, तो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी उठाएंगे कि भाई ऐसा क्यों, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है, वो सब देखेंगे आराम से। तो अभी तो ये देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे। करते हैं। अभ्यास की निरंतरता सफलता की कुंजी है, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। आज ये पोस्टर ही चलेगा क्योंकि आज हमारे ढोलू राम जो है वो छुट्टी पे हैं, उससे बहुत दिन हमने काम करवा लिया। चलो बढ़िया। पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज का, 2019 में पूछा था यूपीएससी ने। बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्या क्या बोलता है ये? नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी constitutionally invalid। बताओ, हाई कोर्ट के पास ऐसा jurisdiction है क्या कि वो किसी को नहीं कर सकती? कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। तो वन जहां जहां पे उसको काटो तो ऑप्शन ए कटा और ऑप्शन सी कटा। भाई आर्टिकल 377 जो चल रहा था एलजीबीटी राइट्स के बारे में, तो वो तो आईपीसी की धारा है ना। सॉरी, आर्टिकल नहीं, आईपीसी का सेक्शन 377। तो इसको डिनाउंस किया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में ही चल रहा था, तो सेंट्रल लॉ पे ही तो केस चल रहा था, तो कर सकती है। आर्टिकल 227 में भी दिया हुआ है, और इसका जूरिस्प्रूडेंस भी रहता है। अच्छा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सबने पढ़ रखा है, केशवानंद भारती के केस के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। क्या? अभी पढ़ेंगे उसको। तो ये भी ऑप्शन 2 भी गलत है, तो हमारा नाइदर 1 नॉर 2 सही हो गया। ऑप्शन डी आंसर। ऑप्शन डी आंसर। अब देखो,
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अच्छे से समझ लेंगे। पहले तो क्या है, ये लक्ष्मीकांत में एक पेज का स्क्रीनशॉट दिया है मैंने आपको। द प्रेजेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में तो यही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहोल्ड करके रखना है। लेटर पेटेंट्स, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल 227, एवरी हाई कोर्ट शैल हैव jurisprudence or over all courts and tribunals throughout territories in relation with its exercise or jurisdiction, है ना। Without prejudice the generality of the foregoing provision, the High Court may call for return for such courts, make and issues rules and prescribed for regulating the practices and proceeding of such courts, or prescribed forms in which books, entries, accounts shall be kept by the office of any such courts। तो देखो आर्टिकल 227 जो है ना, बड़ा वास्ट है, वास्ट टू इंटरप्रिटेशन। इसको कैसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है ना। तो पहला वाला गलत हो जाता है। मतलब सेंटर का भी अगर कोई लॉ है और वो गलत है, और मान लो वो स्टेट की टेरिटरी में आता है और वहां पे पंगा फंस रहा है, तो उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ये समझ गए। उसके अलावा फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बात आई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई हमारा जो संविधान है उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बोले साहब कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो बहुत ज्यादा बहुमत की सरकार आ गई है ना, और पार्लियामेंट में दबदबा है, तो वो तो मनचाही करके है ना पूरा ही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बाजा बजा दिया जाएगा, है ना। पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ही अमेंड कर देंगे। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दी कि बोले भारत के संविधान की मूल संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप चाहे जितना संविधान का संशोधन करो। जिससे क्या हुआ, जुडिशियरी अपहोल्ड भी रही, कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपहोल्ड रहा, और डेमोक्रेसी भी बरकरार रही। भाई अमेंडमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि अन्याय हो जाए। जो हमारी प्रियम्बल है, हमारा जो बेसिक सिद्धांत है, जो आज़ादी के लिए हमने लड़े थे, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो क्या थी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ये 20 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर भारत के संविधान से इस तरह की प्रॉपर्टीज नष्ट हो जाती हैं, तो वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमेशा प्रिवेल करना चाहिए। सेक्युलरिज्म, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो धर्म धर्म में, जाति जाति में भेद ना करे। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है, वहां से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मैंने। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट अलग अलग काम करें। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का पावर होना चाहिए कोर्ट के पास। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, उसके फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रहना चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपको आर्टिकल 31 ABC बताया था ना, तो इसी के तहत वहां पे भी बहुत राडा फंसा था। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लिमिटेड पावर होनी चाहिए पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, और भी बाकी सब। मतलब आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला हुआ है, वो इनसे कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 226 और 227 हाई कोर्ट, है ना। तो ये सब पावर है ना। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये ठीक है, केशवानंद भारती केस के बाद में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन तैयार की और ये 20-22 पॉइंट निकाल के रख लिए। इसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हुए, तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट कुछ केसेस दिए हैं मैंने, उसमें चीजें आई कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो उसके कोई कोई डेवलपमेंट है, जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, सज्जन सिंह जी वाला केस था, गोलकनाथ। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। इसको रिवाइज कर लेना, खुद से ही कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यार अपने को पता होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 136, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत है, तो इसको तैयार कर लेना। आर्टिकल 141 बहुत काम का है। क्या?
लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग बाय ऑल कोर्ट, 141 मतलब एक का 4 कर देगा, वरना सुप्रीम कोर्ट की छोटी कोर्टों ने बात नहीं मानी ना तो पिटाई हो जाएगी। तो 141 जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट को बैठ तो बैठेगी, उठ तो उठ, उठना बैठना नहीं है, मतलब ऑर्डर्स का मानना पड़ेगा। अगला आर्टिकल 142, एनफोर्समेंट डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनलेस एज टू डिस्कवर एटसेट्रा। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। जैसे थोड़े दिन पहले ये था कि हाईवेज पर ना ठेके हटा दो, हाईवेज के ऊपर जो दारू शराब बिकती है ना, लिकर बिकती है, लिकर की सेल नहीं होनी चाहिए, इससे एक्सीडेंट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री निकाली थी, है ना। कहाँ से निकाली थी? आर्टिकल 142 के तहत। तो बोले चिल्लाने लग गए, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का काम करने लगी। तो बोले तुम मानते ही नहीं हो, तुम खुद दारू पीने वहां पे पहुंच जाते हो, तो हमको ही तो आगे आना पड़ेगा। तो जितने भी दारूबाज थे उनको नुकसान पहुंचा आर्टिकल 142 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 2019 में पूछा था, आर्टिकल 142 पे पूछा था, है ना। तो सबको पता है, द डिसीजन टेकन by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in the court of law। ये काटो, दस आर्टिकल 142 के तहत नहीं है ना ये चीज। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। बिल्कुल, ऑप्शन बी फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो इसलिए मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप तैयार कर लोगे ना, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, है ना, बड़ा सरल था। नेक्स्ट 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 अगला क्या बोलता है, 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये क्या बोलता है, द अमेंडमेंट, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये वेग स्टेटमेंट है ना, वेग स्टेटमेंट। तो काटो इसको। अच्छा, the Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary। बिल्कुल सही बात है ना। तो ऑप्शन बी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन बनी थी उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, है ना। उस टाइम पे न्यूज में भी था तो हमको पता भी था सारा, 2019 में, एक्चुअली 2017 में न्यूज में था, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए, है ना। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो थे, राइट टू प्रॉपर्टी वाले, उसको लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 300A में डाल दिया उसको। अब फायदा क्या हुआ, आर्टिकल 31 में रहता ना, तो आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन के द्वारा उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको राइट दिलवाया जाए। लेकिन जैसे ही वो फंडामेंटल राइट से हटाना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, अब लीगल वे से जाएंगे अपन, है ना। तो अब रिट नहीं लगा सकते, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिट है ना 5 वो नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा आसान हो गया, किसके लिए? सरकार के लिए। वरना क्या जिम्मेदारी थी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो जाए, तो काम ज्यादा करना पड़ता था। आप समझ गए होंगे मेरी भावना को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट वगैरह से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ना, तो वो इसमें बताई गई थी, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आगे देख लेते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हुआ ना, तो उसमें कुछ टाइमलाइन थी और क्रोनोलॉजी थी, तो आपने शायद पढ़ भी रखी होंगी, इसको पढ़ भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना कमेंट में, ये फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। तो देख लेंगे अपन। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 से 73 तक एक प्रोसीजर चलता था। फिर फर्स्ट जजेस केस आया 82 में, तो इन्होंने एक नया मैकेनिज्म निकाला। फिर 93 में सेकंड जजेस केस आया, 1998 में थर्ड जजेस केस, फिर कोलेजियम सिस्टम पे बात आई। फिर बोले कि हम कोलेजियम नहीं, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे 2014 में, है ना, अमेंडमेंट करके, लेकिन उसको फिर स्ट्रक डाउन कर दिया। तो इस तरह से ये इनकी टाइमलाइन है, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसके तहत ना बहुत तगड़े तरीके से संविधान में संशोधन किए गए थे। जैसे कि प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड
जोड़ा गया था। सेवन्थ जो शेड्यूल है उसके अंदर काफ़ी चेंज हुए थे। क्या? स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट थे जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। सबको पता है कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई थी इसी के तहत, स्वर्णन सिंह कमेटी के तहत, है ना। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तब जोड़ी गई थी, और एक और बाद में भी जोड़ी गई थी, राइट टू एजुकेशन, है ना, के तहत। सबको पता है बाद में फिर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अच्छा, पार्लियामेंट जो है उसके अंदर काफी बदलाव किए गए थे। उसके अलावा जुडिशियल चेंजेस हुए थे, है ना। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड डीपीएसपी में चेंजेस आए थे। तो काफी चेंजेस हुए थे, इनको पढ़ लेना आप। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 में रूल ऑफ लॉ से पूछा था। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, उससे पहले तो ये बताऊं मैं आपको, देखो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक दिए हुए हैं। तो मैं पर्सनली तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सब क्या करें, एक बार बेयर एक्ट को उठा के ये आर्टिकल 124 से 147 तक समझ लें यार, पढ़ लें एटलीस्ट इसको। इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। उससे क्या काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक मतलब होते हैं ना क्वेश्चन, तो ठीक है बन जाएंगे अपन अपने, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होनी चाहिए ना, जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, ये जजमेंट इसके तहत दे दिया, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कब? जब आप एक बार बेयर एक्ट पढ़ लोगे। उसे हिसाब से हाई कोर्ट को पढ़ लो। आर्टिकल 214 से लेके 231 तक, 231, 214 टू 231, इट इज इम्पोर्टेंट, है ना। बेयर एक्ट को साथ में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो उससे पहले देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने शायद, है ना, कमेंट किया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शायद समझ में नहीं आया। तो अगर आपको ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ क्या होते हैं ये समझ में नहीं आए, तो कमेंट करके बताना। एक नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे, उसमें समझा दूंगा मैं प्रॉपरली कि होता क्या है, क्या इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है, अपना मैदान है, तो मज़ा ही आता है ये सब पढ़ाने में। तो देखो रूल ऑफ लॉ क्या है। रूल जो होएगा ना वो लॉ के हिसाब से होगा, मतलब लॉ बन गया, अब उसके हिसाब से लॉ रूल होएगा, और वेलफेयर मोड में होएगा, है ना। तो ये रूल ऑफ लॉ हो गया। तो रूल ऑफ लॉ, लिमिटेशंस ऑफ पावर, बात तो बिल्कुल सही है। अनलिमिटेड पावर अगर दे देते हैं ना तो रूल अनरूल हो जाता है। तो वन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एक जहां पे नहीं है उस ऑप्शन को काटो, तो ऑप्शन बी कटा, बहुत बढ़िया। काटा पीटी वाला हिसाब किताब अपना सबसे बेस्ट होता है। ये क्या है, दिल को ठंडक पहुंचाता है, बहुत कलेजे में बड़ी ठंडक आ जाती है, एक आधा ऑप्शन भी कट जाता है तो। अगला, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, तो बात तो एकदम सही है। लॉ के सामने सब इक्वल होंगे तभी तो रूल ऑफ लॉ होगा ना, वरना तो कल्याणकारी कार्यक्रम चलता रहेगा, मैं भी तेरे को पीटूं और तू मेरे को पीट, सब एक दूसरे को पीटेंगे, तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ नहीं होएगा, तो काम नहीं होएगा। तो ऑप्शन टू भी आना चाहिए। तो टू जहां जहां पे नहीं है उसको भी काटो, तो ऑप्शन ए भी कटा। अब तो मतलब कलेजों को बहुत ठंडक मिल गई, दो ऑप्शन कट गए। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, देखो रूल बनाने के मतलब लॉ कौन बनाता है? सरकार बनाती है। और लॉ बनाने के हिसाब से रूल कौन करेगी? सरकार करेगी। किस पर करेगी रूल? पीपल पे करेगी। तो पीपल की तरफ से इन्वॉल्वमेंट जहां की बात आ गई ना, तो वो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ऑप्शन 3 कटेगा। तो 3 जहां जहां पे दिया हुआ उसको भी काटो। तो बस इससे ज्यादा कलेजे में ठंडक क्या होगी? ऑप्शन ही आ गया। तो काटा पीटी मचाने के बाद में ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और यही क्वेश्चन दिलाते हैं सिलेक्शन। ये गलत मत कर देना बस। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, रूल ऑफ लॉ इसीलिए बनाया जाता है कि पब्लिक का वेलफेयर हो, है ना, बेनेवोलेंट वे में काम होए, डिस्पोटिक वे में नहीं हो। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ की 9 डायमेंशंस है। कंस्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट्स पावर, क्योंकि देखो रूल तभी रूल रहता है कि रूल पर लिमिटेशंस हो। हर कोई अपनी मर्जी से काम करने लग जाएगा ना, और अनलिमिटेड पावर, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही बात है। करप्शन खत्म होना चाहिए, तभी तो रूल के हिसाब से लो होएगा, वरना तो रूल को मोल्ड कर देते हैं लोग। ओपन गवर्नमेंट होनी चाहिए। कैसे? गवर्नमेंट और जनता के बीच में संवाद होना चाहिए, तो ओपन गवर्नमेंट होगी। ये नहीं कि सारे गवर्नमेंट के ऑफिस खुले छोड़ दिए, हाँ भाई आ जाओ,
धूल मिट्टी आएगी फिर तो। ओपन गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, गवर्नमेंट बार बार फीडबैक ले जनता से, दैट इज ओपन गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, राइट नहीं होंगे तो राइट होगा ही नहीं ना काम, फिर तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फंडामेंटल रॉन्ग हो जाएगा। फंडामेंटल राइट सबके होने चाहिए, मूल अधिकार उनकी, उनको बचाया भी जाना चाहिए। देखो देखा जाए तो है ना, अपना संविधान बहुत सटीक तरीके से बना हुआ है। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, ह्यू क्राइम मचा रहेगा, चिंदा चोर हुआ पड़ा रहेगा सोसाइटी के अंदर, चोरी चकारियां चलती रहेंगी, किसी को कोई भी पीट के जाता रहेगा तो काम नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, देखो रूल रूल बन गया, अब उस पर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट होना चाहिए। जैसे कि लॉकडाउन कर दिया है ना, लॉकडाउन कर दिया भाई, कोरोना है, कोरोना आ गया, उस पर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट है, क्यों, पुलिस ये खड़े हैं, पुलिसमैन पुलिस विमेन, तो इनको कंबाइंड रूप से अपन राजस्थानी में क्या बोलते हैं, पुलिस ये बोल देते हैं। तो ये पुलिसमैन सब खड़े हैं ना लॉकडाउन को एनफोर्स करवाने के लिए, निकल के दिखाओ बाहर, एक्स बना देंगे, है ना, बैठ नहीं पाओगे 2-3 दिन तक, पंगा हो जाएगा। तो रेगुलेटरी एनफोर्समेंट है। सिविल जस्टिस होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस होना चाहिए, इनफॉर्मल जस्टिस भी होना चाहिए। फॉर्मल जस्टिस में तो सिविल और क्रिमिनल आ गए, और क्या होता है, हमेशा केस ही थोड़ी ना लड़ा जाता है, तो सलाह मशवरा करवा के भी जस्टिस करवा दिया, तो ये हो गए 9 डायमेंशंस। इस तरह से था, ये मैंने मॉडर्न रूल ऑफ लॉ में ये सब चीजें लिख भी दी, इनको पढ़ भी लेना, बहुत बढ़िया। डेमोक्रेसी का मतलब मैं बार बार आपको बताता ही रहता हूँ, इन चीजों को रट लो अच्छे से। डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसमें सोसाइटी और इसके जो एक्टर्स हैं उनके बीच में पेशेंस एंड टॉलरेंस होना चाहिए, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है संविधान का, तो सबको पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। बिल्कुल ऑप्शन ए सही, ये डेफिनेशन होती है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशरी रिव्यू कर सकती है किसको, कि भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और जो लॉ बनाया पार्लियामेंट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली है कि नहीं है, तो प्रोनाउंस कर दिया, बाकी सबको काटो। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में मैं जाऊंगा ही नहीं, और ये सब चीजें तो बेस्ट तरीके से तैयार होनी चाहिए। तो द डॉक्ट्रिन अंडर विच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस आर रिव्यूड बाय जुडिशरी, तो हो गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है, लेकिन पंगा कब फंसता है, जुडिशियल रिव्यू जब जुडिशियल एक्टिविज्म में बदल जाता है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म में, बस वहां पर बंटाधार होना स्टार्ट हो जाता है सरकारों का, देश का, सोसाइटी का। तो हमेशा लड़ाई जो चलती रहती है ना कि भाई जुडिशियल रिव्यू तक तो ठीक है, ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ आ गए। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, ओवर एंथुजियास्टिक होकर, 3 चीजें हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी और एक एग्जीक्यूटिव। ओवर एंथुजियास्टिक होकर जुडिशरी लेजिस्लेटिव के काम को भी संभालने लग जाए, ओवर एंथुजियास्टिक होकर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी एनक्रोच करने लग जाए, तो क्या होगा, झगड़ा। और जब भी समाज में होगा झगड़ा तो होगा रगड़ा, बस फिर तगड़ा कौन रहेगा, तगड़ा कोई नहीं रहेगा, सब कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोर नहीं होना चाहिए, तो पता होना चाहिए हमें ये डॉक्ट्रिन भी, है ना, दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, बढ़िया से दिया हुआ है, एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, तो आई सपोज सबको आता भी होगा। तो कितने इजी क्वेश्चन पूछती है ना यूपीएससी, एकदम टुच्चे टुच्चे। आगे चलते हैं। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, भाई जजेस की संख्या बढ़ानी है ना, जजेस की संख्या बढ़ानी है, तो कौन बढ़ाएगा, तो संख्या को इंक्रीज करने का काम चीफ जस्टिस तो कर नहीं सकता, चीफ जस्टिस करेगा तो वो तो पता नहीं किस किस को लगेगा। लॉ कमीशन जो होती है ना वो रिकमेंडेशन ही देती है। अच्छा एक चीज पूछता हूं मैं, कमीशन, कमिटी और बॉडी में डिफरेंस क्या होता है। अब ये मत बोलना सर बॉडी तो बनानी पड़ती है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उसकी बात कर रहा हूँ। कमीशन, कमिटी और बॉडी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कमीशन क्या रिकमेंडेशन देती है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अपने आप में कुछ काम ही नहीं करता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो वो तो फिर कैबिनेट सरकार की चलने लग जाएगी। तो सरकार तो चाहे जितने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज बढ़ाने लग जाए, घटाने लग जाए, तो यहाँ पर आएगा पार्लियामेंट, कॉमन सेंस से भी और सच्चाई में भी, है ना। तो थोड़ा दिमाग इस तरह से भी लगाना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। चीफ जस्टिस है तो उसके पास इस तरह का पावर नहीं है। वो अपॉइंट करने में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा, जिसको प्रेसिडेंट मना नहीं करेगा, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता ना नंबर, लॉ कमीशन भी नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट है देश की, संसद, संसद सुप्रीम है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, अब देखो 4 स्टेटमेंट का जैसे ही देखा ना क्वेश्चन, सबका मन ललचाएगा, ललचाना भी चाहिए। बढ़िया से एलिमिनेशन निकलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे? मैं कुछ नहीं करता इस क्वेश्चन के अंदर, तो कह रहे हो साहब आप जब कुछ नहीं करोगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा? का बात तो सही है बिल्कुल, है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो मैं कुछ ही करता हूं इसमें। क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बताओ। While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. बहुत सही स्टेटमेंट, हमको पता है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे है, जहां जहां पे नहीं है, उन ऑप्शंस को काट दो। तो देखा मैंने ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, बस एक झपाके में 2 ऑप्शन कट गए। तो बढ़िया से काटा पीटी मची, बढ़िया काम हो गया। अगला, द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। रिमूवल के लिए तो साहब इम्पीचमेंट टाइप का हिसाब किताब होता है जो कि पार्लियामेंट में होता है। तो ऑप्शन 2 हो गया गलत। तो जैसे ही ऑप्शन 2 गलत हुआ ना, तो मेरा ऑप्शन डी भी गलत हुआ। बस मतलब सबसे ज्यादा कलेजों को ठंडक मिली यहाँ पे। ऑप्शन ए, बिना किसी टेंशन के ऑप्शन ए आ गया। कितना बढ़िया, मजा है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। 1-3 सही है। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। बिल्कुल सही बात है, उनका फिक्स हो गया एक बार, अब बार बार वोट नहीं करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया से उठाएंगे। अगला गलत होएगा। ऑल द अपॉइंटमेंट of officers and staff of the Supreme Court of India are made by government only after consulting। नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज कर, सुप्रीम कोर्ट करता है खुद चीफ जस्टिस। आर्टिकल 146 में दिया हुआ है, इसीलिए बोला मैंने कि एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना, है ना, बड़ा फायदा मिलेगा। तो देखो काटा पीटी के तरीके से गए अपन, तो बढ़िया से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए ना अपने। ये जो तरीका बता रहा हूं ना आपको मैं, कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन है तो उसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, इसको ध्यान में रखना बस, है ना। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 146 आपको दे ही दिया है, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बढ़िया से सब इसमें दे दिया गया है, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, मजा आ जाएगा, है ना। ये चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनकी जो सैलरी और सब दिया हुआ है ना। और अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, है ना। एंड सच अदर जजेस, तो जो भी बता रखा है इसको बढ़िया से पढ़ लेना और काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। अगला डीलिमिटेशन कमीशन का। तो डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है एक्चुअली? ये ना वैसे तो कवर करते नहीं है, तो एक क्वेश्चन मेरे को मिल गया था, इसको देख लेते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग, जिसको नहीं है कोई वियोग। क्यों? इसको कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। वियोग किसको बोलते हैं? दुख, दुख में आना। तो इसको कोई वियोग नहीं है। क्यों? दुख तो उसको होता है ना जिस पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ऐसे याद रखना। तो एक बार डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर आ गए ना, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट निकाल के लाती है। तो बस द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, ये करता क्या है भाई? हर सेंसस के बाद में, हर जनगणना के बाद में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं और पार्लियामेंट की सीट्स है ना, उनकी बाउंड्री तय करने का काम करता है जनसंख्या के हिसाब से। तो एक बार बैठ गया तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल 1 जहां जहां पे नहीं है उसको काटो, तो ऑप्शन बी कटा और ऑप्शन डी कटा। बढ़िया, ठीक ठाक काटापीटी मच गई। अब टॉस भी कर लेंगे। When the order of delimitation commission are led before Lok Sabha,
and state legislative assembly, they cannot effect any modification in the orders. बहुत बढ़िया, बन गई क्योंकि इसका फिक्स प्रोसीजर है, तो क्या इसमें बदलाव करोगे? ऑप्शन सी कर दो आंसर, है ना, बेस्ट काम हो गया, ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 82 क्या बोलता है? द पार्लियामेंट इनेक्ट द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, और 170 के तहत सारी टेरिटरी स्टेट्स के अंदर डिलिमिटेशन बैठाया जाता है। वंस द एक्ट इज इन फोर्स, यूनियन गवर्नमेंट सेट्स अप अ डिलिमिटेशन कमीशन, और डिलिमिटेशन कमीशन इज द हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन क्वेश्चंस बिफोर एनी कोर्ट। तो डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड भी सारी चीजें पढ़ लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, काम के हैं। आगे देख लेते हैं अगला। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 2010 में क्वेश्चन पूछा था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। तो आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है किसके बारे में? ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं। ऑप्शन 1 जहां जहां पे है काटो। जो पूछना चाहे, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, मन नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट साहब का मन नहीं कर रहा कि साहब कुछ समझ में नहीं आया, आप प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, ये जॉली एलएलबी के अंदर ये पीआईएल एक प्राइवेट आदमी के सामने कैसे डाल दिया उसने? पीआईएल तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ना, स्टेट के खिलाफ डाला जाता है। तो नहीं आई रामनाथ जी को समझ में, तो क्या करेंगे? उस चीफ जस्टिस को बुला लिया, एडवाइस लेंगे। तो बोले थे कि सर ऐसा है, मूवीज में तो कुछ भी दिखाते हैं, घोंचू हैं वो, लोगों को बेवकूफ लड्डू बनाने के लिए कुछ भी दिखाते रहते हैं वो, है ना। फैक्चुअली मूवीज हमारी इंडिया की ब्लंडर कर देती हैं कई बार। बताओ, जॉली एलएलबी में अरशद वारसी, वो प्राइवेट में वो 2 लोगों के बीच में वो हुआ था, तो उसमें पीआईएल दायर कर रहा है उस पार्टी के खिलाफ। कुछ अलग प्रोसीजर होगा लेकिन वो पीआईएल नहीं था। चलो ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा क्योंकि 2 इंडिविजुअली एक ही दिए हुए है, तो ऑप्शन बी। अच्छा, ये मेरे किसी लॉयर फ्रेंड ने मेरे को बताया था, मुझे भी नहीं पता था। ओनली इफ द मैटर रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ऑप्शन बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। आर्टिकल 143 में दिया हुआ है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसको पढ़ लेना बढ़िया से। और इसमें आर्टिकल 131 का भी जिक्र दिया हुआ है, और 131 आर्टिकल क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये देखो, जितने भी इनके ज्यूरिसडिक्शन होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, रिट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल अपील करने वाले ज्यूरिसडिक्शन, सारे ज्यूरिसडिक्शन जो हैं इनको पढ़ लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोक अदालत से रिलेटेड। अब देखो 2010 में 2009 में लोक अदालत से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक बार ना लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लेना, और ये मैंने लिंक दे दिया है ना। लोक अदालत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, आपको बुक में नहीं मिलेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बनी हुई है ना। लोग मिल मिला के हिसाब किताब अपना सही संवार लें, तो वहां से पढ़ लोगे तो फायदा रहेगा, है ना। इस लिंक पे पढ़ लेना आप। क्या बोलता है क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या लोक अदालत हैव द jurisdiction to settle the matter at pre-litigative stage and not those matters pending before any court? नहीं, एनी कोर्ट के सामने पेंडिंग है ना, उसको भी लोक अदालत में रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, सरकारी लिंक है, तो यूपीएससी ने क्या किया था, क्वेश्चन इसी लिंक से उठा के दिया था। तो वहां पर ना आपको सारे सवालों के, प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सरकारी वेबसाइट से बनाता है, तो वहां पे मिल जाते हैं। अच्छा, लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। दोनों करता है, सिविल भी क्रिमिनल भी। अब आपको समझ में होना चाहिए सिविल सूट क्या होता है और क्रिमिनल सूट क्या होता है ना। सिविल मामले क्या होते हैं और क्रिमिनल मामले क्या होते हैं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट क्या दी जाती है और सिविल पनिशमेंट क्या होती है। अगला, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। ऐसी बात भी नहीं है, लीगल फील्ड के लोग भी आते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, समाज सेवी टाइप भी बन सकते हैं। तो सारे स्टेटमेंट गलत के बाद में नन ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट, ऑप्शन डी। तो क्या है, ये बहुत ज्यादा फैक्ट थे इसमें,
तो मैंने सोचा कि अगर इसको पढ़ाने लग गया तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा इसी में, तो मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया, इसको देख लेना, पूरा पढ़ लेना, बड़ी अच्छी लैंग्वेज में और बढ़िया से समझाया हुआ है। सरकारी लैंग्वेज पर डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालत से रिलेटेड 2009 में भी क्वेश्चन पूछा था, क्या था? विद रेफरेंस टू लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड नो अप्लाइज अगेंस्ट हित अर्टो अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट। ये तो ऑप्शन 1 है। और 2 में क्या दिया हुआ है? मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स आर नॉट कवर्ड अंडर लोक अदालत। तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना आप, उसके बाद में आपको दिया गया है होमवर्क, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है कमेंट करके, है ना? तो ये आपका होमवर्क हो गया, कमेंट करके बताओगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है? द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, 2007 का क्वेश्चन है, इज सेम एज द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बात तो बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट से रिमूव होएगा तो ऑप्शन 1 होगा सही। तो 1 जहां जहां पे नहीं उसको काटो, तो 2 कटा, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, 2 ऑप्शन कट गए, बहुत बढ़िया काम हो गया, है ना? अब देख लेते हैं अगला। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस द परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्ली और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। तो यार रिटायरमेंट के बाद में इनका लिमिटेशंस कैसे, क्या है क्या नहीं है? तो हाई कोर्ट से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आ सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में तो प्ली कर ही सकता है ना, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली मेंशन्ड है, आर्टिकल्स में भी मेंशन्ड है, तो उनको पढ़ लोगे आ जाएगा समझ में। तो ये भी हो गया गलत, तो केवल ऑप्शन ए हमारा हो गया आंसर, है ना? सरल सवाल पूछती है यूपीएससी, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछती। बहुत बढ़िया, एक और देख लेते हैं। अब फिर से अपना मन ललचाएगा, है ना? 2 रुपए में 2 लड्डू मिलेंगे। अब क्या 4 ऑप्शन दे दिए ना, लेकिन यहां पर झगड़ा हो सकता है क्वेश्चंस के साथ में। क्या अपन ये देखते हैं, ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द सेशन जज, व्हेन, ऐसे करेंगे अपन, पहले 4 देखेंगे फिर 2 देखेंगे, ठीक है? ओके, ये क्या बोलता है? व्हेन द सेशन जज अवार्ड अ डेथ सेंटेंस इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर इट इज कैरीड अवे। हाँ बिल्कुल, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जब वो सिविल केस का जो फैसला सुनाता है ना, तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और क्रिमिनल का फैसला सुनाता है तो उसको सेशन जज बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये सही बात है, अगर डेथ पनिशमेंट दे सकता है डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ता है। तो यार देखा जाए तो एक तरीके से बहुत पावर होता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, है ना? बड़ी पावरफुल पोस्ट है। आईपीएस वाईपीएस तो सब उनकी हालत टाइट रहती है। तो ऑप्शन 4 सही है, तो 4 जहां जहां पे नहीं उसको काटो। जज की नौकरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब पावर बहुत ज्यादा है उनके पास में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। मतलब उनकी कलम में इतनी पावर है कि किसी का भविष्य बनाना और बिगाड़ने का उनके पास, किसी का भविष्य बना और बिगाड़ सकते हैं वो, है ना? बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है जज की। अच्छा, अब 2 देख लेते हैं ऑप्शन। द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। तो देखो 4 स्टेटमेंट भी सही है, 2 स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 जहां जहां पे नहीं है तो उसको भी काटो। तो ऑप्शन ए कटा और सी भी कटा। अब देखो 2 सही है, 3 भी सही मिलेगा फिर अपने को, 3 भी सही है। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और अ प्लीडर ऑफ 7 years अटेंडिंग मोर, बिल्कुल ये हाँ सबको पता है, हर जगह स्टेटमेंट्स में मेंशन्ड है। सबॉर्डिनेट कोर्ट वाला चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में, चैप्टर आई गेस 30 या 35 कौन सा है, तो उसमें सब मेंशन किया होगा, उसमें देख लेना। हो गया, 3 भी सही है। अब एक को और देख लेते हैं। द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 1 भी सही है। तो यहां पर ऑप्शन डी आ गया हमारा आंसर। सरलतम सवाल सारे कर लिए अपन ने। नेक्स्ट क्या है? बस हो गया। तो इसमें देखो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो सारे आर्टिकल्स देख लेना, आर्टिकल्स 124 से लेके 147 तक और 214 से लेके 237 तक, तो सारा जुडिशरी कवर हो जाएगा।
उसके अलावा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना। उसके अलावा कोई आपको डाउट्स रहे तो वो बता देना, ठीक है। तो अब अपन करेंगे इधर उधर की थोड़ी बात। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली है वो जा सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था अभी अभी वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था कि सर ये आप वीडियोस कैसे बनाते हो इस तरह से। तो देखो, ये वीडियोस बनाने के लिए पता है अपने को क्या चाहिए? एक तो लैपटॉप चाहिए, ठीक ठाक सा लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद में एक हमको चाहिए पेन डिजिटाइजर, पेन टैब जिसको बोलते हैं, है ना। एक पेन डिजिटाइजर चाहिए अपने को, वैकॉम का आता है। अच्छा, जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो इस पर लिख रहा हूँ तो ये स्क्रीन पर लिखता हुआ दिखा रहा है, तो एक पेन डिजिटाइजर हो गया। एक चाहिए अपने को रिकॉर्डिंग माइक, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरी आवाज़ को, रिकॉर्डिंग माइक। अच्छा, उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमारी स्क्रीन को और वॉइस को रिकॉर्ड करे, है ना, और कॉम्प्रीहेंड करके दिखा दे। तो जैसे मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरे को सुमित सर ने बताया था, तो बेटा कैमटेशिया यूज़ किया कर। तो मैं कैमटेशिया यूज़ करने लग गया। तो कैमटेशिया यूज़ करके मैं स्क्रीन पर जो भी करता हूँ ना, ये जो भी चल रही है सामने स्क्रीन, तो वो रिकॉर्ड हो रही है, मैं लिख भी रहा हूँ तो सब दिख रहा है उसमें, है ना। सारा बोल बच्चन सब इसमें देखने को, मतलब सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। फिर क्या है, उसमें कुछ एक बार वीडियो बन जाती है, फिर उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है, उसको रेंडर करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको कॉम्प्रेस वगैरह करके बन जाती है। तो आप अगर नोट्स बनाने के हिसाब से भी जैसे होता है ना कि कई बार की है ना, हमको केवल पीडीएफ पढ़ते हैं तो उस पर लिखने वगैरह के लिए चाहिए, तो ये पेन डिजिटाइजर बोलते हैं इसको, पेन टैब भी बोलते हैं, वैकॉम की, है ना। तो ये भी खरीद लो ना, तो इससे भी आप लिख वगैरह सकते हो। और अच्छा है, ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट अगर खरीद लो तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होएगा, 10-15 हज़ार के बीच में आ जाएंगी सब चीज़ें। इससे क्या है, आप अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हो सबके साथ में, है ना। कल को आपको किसी को समझाना हो तो समझा सकते हो। और देखो, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ाना, और लाइफ का भी सबसे बेस्ट बेस्ट चीज़ बताऊं क्या है, आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो सबके साथ में। आपको जो चीज़ आती है ना, आप किसी को सिखाओ, बस ऐसे ही करके दुनिया आगे बढ़ती है। इंडियंस के अंदर ये जो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन का एटीट्यूड बहुत कम है, कंसल्टेंसी का एटीट्यूड बहुत खराब है। क्या वो शेयर नहीं करते अपनी चीज़ों को? फॉरेनर्स के अंदर बहुत, ये जो जितने भी ब्लॉग वगैरह बने रहते हैं ना, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह, अपने यहाँ पे कम होते हैं, वहां पे ज़्यादा होते हैं, तभी वो बड़े आगे हैं, है ना। तो अपने आइडियाज़ को, इन सबको शेयर कर सकते हो, और यूट्यूबर भी बन सकते हो। कैसे? इधर उधर की बकवास करके, ठीक है। वो भी अपना अपना टैलेंट है, हमको नहीं आता, हमको अलग चीज़ें आती हैं तो अलग चीज़ें करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आज का बोल बच्चन। तो बोल बच्चन में क्या था, ये मैं हटा नहीं पाया, काली काला काला लग गया था, तो लेकिन करेंगे अपन, है ना। इस कालिक के अंदर घुसेंगे और फिर बोल बच्चन करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट टाइम अपन है ना डिप्रेशन की बात कर रहे थे कि पढ़ाई के अंदर स्टूडेंट्स के साथ में बहुत बड़ा हर्डल क्या है, डिप्रेशन का। और आज के टाइम पे भी हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा हर्डल है डिप्रेशन का। तो देखो, एक चीज शायद मैंने पहले बताई होगी, अभी भी बता रहा हूँ, डिप्रेशन ना होता क्या है, नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स। देखो, थॉट थॉट के लेवल पे ना हम लो फील करने लग जाते हैं। अपने आप में तो कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी है ना, हमारा माइंड कंट्रोल करता है, और माइंड थॉट्स के द्वारा कंट्रोल होता है। अपने आप में थॉट्स का ही तो कलेक्शन माइंड है हमारा। तो जिस तरह के थॉट्स आते हैं ना, उसी तरह के हमारे वो बन जाते हैं। जिस मतलब लो फील करते हैं तो बॉडी भी हमारी लो फील करवाती है हमें, तो सब हिसाब किताब वैसा ही हो जाता है। तो थॉट्स के लेवल पे अब अगर अपन काम करें ना, तो डिप्रेशन को ओवरकम भी कर लेते हैं। और जब देखो थॉट्स के लेवल पे हम बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होने लग जाते हैं ना, तो हम मेंटली इल होने लग जाते हैं, और जिससे हमारी वायरिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, हमें दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर, काउंसलिंग के लेवल पर और हैबिट के लेवल पे ही हम अपने आप को सुधार लें तो फायदा मिल जाता है। और देखो, डिप्रेशन वैसे कुछ होता नहीं है। एक लड़का है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, है ना, बात भी नहीं मानता, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, घर पे जाएगा बर्तन वर्तन फेंकता है। क्या किया, उसको बाहर छोड़ा और उसके सामने एक शेर को छोड़ दो, डरेगा और भागेगा, कहाँ गया डिप्रेशन? उसके मन ने बोला उसको कि भाई ऐसा है, करेगा या मरेगा, भाग, भाग मिल्खा भाग। लेकिन कई बार स्थिति ऐसे हो जाती है कि उसका मन ही उसके बस में नहीं है। थॉट्स के अंदर जो तारतम्यता है ना, एक सिंक्रोनाइजेशन ही उसका इतना खराब हो गया है कि वो शेर देखे ची बगेरा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे इंसान को फिर बहुत ज्यादा पागल बोल देते हैं अपन। तो देखा जाए तो थोड़े थोड़े पागल तो हम सभी हैं, क्योंकि थॉट्स में हमारे तारतम्यता,
सिंक्रोनाइजेशन तो नहीं है, कभी कुछ सोचने लग जाते हैं कभी कुछ, लेकिन वो एक मॉडरेट लेवल पे रहे तो ही ठीक है। तो उसको मॉडरेट लेवल पे कैसे रख सकते हैं, उसका तरीका, मीट योर सेल्फ वेन यू आर वेयर यू आर। देखो डिप्रेस आदमी कब होता है, अपन ना अपनी जरूरत से और औकात से ज्यादा प्लान करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो डिप्रेशन में आते हैं। क्यों, उतना फुलफिल हो नहीं पाता है, बर्बाद होते हैं। तो उसके लिए नो दाई सेल्फ, अपने आप को समझें और उतना ही हिसाब से अपने प्लान्स बनाए, तो कम से कम डिप्रेस नहीं होंगे। और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का भी यही तरीका है, जिस लेवल पे हूं उस लेवल पे रहूं और थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ूं। अगला, नो दैट टुडे इजंट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो। देखो आपको एक क्लास में बताया था, 5 हमारे मित्र भी हैं, तो इसमें एक बोला था प्रज्ञा, विजडम। अभी मैं डिप्रेशन में हूं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये डिप्रेशन जो है मेरी सस्टेन करेगी। नो दाई सेल्फ के साथ में ये कि थिंग्स विल चेंज, ये भी बदल जाएगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा डिप्रेशन भी चला जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। असेसिंग दैट पार्ट्स इंस्टीड ऑफ जनरलाइजिंग द होल। देखो हम जब भी है ना, हम डिप्रेशन में आते हैं और परेशान होते हैं ना, तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपना टाइम टेबल फाड़ के पूरा नया टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। होता है ना ऐसा, फिर से यूपीएससी की तैयारी करूंगा, फिर से सब कुछ करूंगा, उसमें कुछ नहीं होता। अभी आप नहीं पढ़ पा रहे ना, अभी आपने लक्ष्मीकांत उठाई तो लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़ पा रहे, तो ये देखो कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे, बस उस मोमेंट पे फोकस करना चाहिए अपने को कि हाँ लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पा रहा, इसको पढ़ने की कोशिश करनी है बस। बाद का बाद में देखा जाएगा। एक बार में छोटी सी क्या गलती होती है हमारी, पूरा ही सब कुछ तहस महस कर देते हैं, तो ये भी चीज सही नहीं है। सेट अटेनेबल गोल्स। क्यों, क्योंकि देखो डिप्रेशन तभी जाता है, नेगेटिविटी तभी जाती है, नेगेटिविटी, कि हम कुछ अटेन करें। देखो नेगेटिविटी किससे जाएगी, पॉजिटिविटी से, और पॉजिटिविटी कब कब आएगी, जब कुछ अटेन करेंगे। अनअटेनेबल गोल रख लिए, मैंने रख लिया कि मैं सामने वाला पेड़ को 10 सेकंड में तोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा, 10 दिन कोशिश करोगे तो टूट जाएगा वो। लेकिन अटेनेबल गोल रखेंगे तब ना, तो अटेनेबल गोल रखेंगे, कुछ अचीव होएगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे, तो डिप्रेशन को ओवरकम करेंगे। रिवार्ड योर एफर्ट। देखो आपने कुछ काम किया, आपने कुछ काम किया तो इंजॉय करो यार छोटी छोटी चीजों को, है ना, अपने आप को रिवॉर्ड भी करना चाहिए। हम क्या करते हैं, यार इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो बड़ी बात इस दुनिया में कुछ होती नहीं है, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करो। क्या, कि मैंने आज 3 घंटे पढ़ाई कर ली, आज मैं चॉकलेट खाऊंगा, आज मैं रसगुल्ले खाऊंगा, आज मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगी। देखो गोलगप्पे तो हमेशा खाने जाऊंगी होता है, जाऊंगा नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है गोलगप्पे किसकी कमजोरियां हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे अपने रिवॉर्ड्स है ना, उनको एफर्ट करो, मतलब अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड करो, उससे बड़ा फायदा मिलेगा, उससे नेगेटिविटी जाएगी। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू क्रिएट अ रूटीन। देखो डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स आ गए दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स हैं, अब बैठे रहोगे ना तो वो नेगेटिव थॉट्स ही रिवॉल्व करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी नहीं, तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती रहेगी। हमने बनाया रूटीन और रूटीन के हिसाब से चला रहे हैं अपना काम, तो रूटीन आदमी क्या है, थोड़ा थोड़ा थॉटलेस होने लग जाता है। तो वो चीज उसमें, रूटीन वाला आदमी ना तो पॉजिटिव सोचता है ना नेगेटिव सोचता है, सोचना बंद हो गया। अब है ना फौजी जो होते हैं ना, सिपाही, आर्मी के लोग, वो ज्यादा नहीं सोचते। क्यों, उनका दिमाग ही नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं फौजी दिमाग है इसका। क्यों बोलते हैं, भाई वो बड़े रूटीन लोग होते हैं, उनको कुछ ज्यादा चीजों से मतलब ही नहीं, तो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, अपना रूटीन बनाया हुआ है, तो कम से कम नेगेटिविटी से तो बच गए, डिप्रेशन से तो बच गए। उसके बाद में जो आएगी वो पॉजिटिविटी आएगी। अच्छी बात, डू समथिंग यू इंजॉय। हाँ, ऐसा काम करो जो आप इंजॉय करते हो, सचमुच में इंजॉय करते हो। आई इंजॉय क्लीनिंग, मुझे कुछ साफ करना अच्छा लगता है ना, तो मेरे लिए इंजॉयबल है। सबके लिए कुछ ना कुछ इंजॉयबल होता है, हम क्या हेजिटेंट होते हैं चीज़ों को लेके, वो चीज़ अच्छी नहीं है। जो भी आपको पसंद है ना, जो भी आपको पसंद है, किसी को सीटी बजाना पसंद है, तो किसने कहा बाहर जाकर सड़क पे सीटी बजाओ, कोई सैंडल मार के चली जाएगी। एक काम करो, सीटी बजाना पसंद है ना, कमरे में सीटी बजाओ, बढ़िया से इंजॉय कर रहे हो। होता क्या है, आदमी की इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंजॉयमेंट के तरीके होते हैं, और वो पब्लिक कर देते हैं, तो वो इंजॉयमेंट सही नहीं होता है ना। उससे क्या डिप्रेशन महा डिप्रेशन में बदल जाता है। कुछ भी है आपका, आपको डायरी लिखना अच्छा लगता है, आपको अपनी कमियां लिखना अच्छा लगता है, तो एक इंडिविजुअल ऐसी डायरी बना लो जो किसी को नहीं दिखाओ, उससे भी इंजॉय हो जाता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आप दीन दुनिया को दिखा सकते हो, कुछ कुछ आपकी बहुत प्राइवेट होती हैं चीजें,
तो उनको प्राइवेट रखो, लेकिन एटलीस्ट इंजॉय तो करोगे आप, नेगेटिविटी जाएगी। बहुत बढ़िया। वॉलंटियरिंग कैन बी अ ग्रेट वे टू डू बोथ। बोथ व्हाट? एक नेगेटिविटी भी भगा सकते हो और पॉजिटिविटी भी ला सकते हो, जैसे कि खाना खिलाना, है ना, वॉलंटियर सर्विस देना, सोशल वर्क करना, उन सी चीज़ों से बहुत फायदा होता है। जैसे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर मी, है ना। तो ऐसे वॉलंटियर करोगे, कुछ भी छोटे बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी करो, तो नेगेटिविटी चली जाएगी। यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज अ वे टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता की भावना। कैसे? देखो, होता क्या है, जैसे हम पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ गलत पढ़ा दी, कुछ अच्छी पढ़ा दी, कुछ टेढ़ा हो गया, कुछ मेढ़ा हो गया, कुछ जो भी हो गया। अब होता क्या है, हर इंसान को एक ग्रेटिट्यूड की भावना ये रखनी चाहिए कि भाई कोई भी आदमी हमारी हेल्प कर रहा है तो एटलीस्ट हम ग्रेटिट्यूड तो रखें। हम सबकी कमियां ही देखते रहें हमेशा, मतलब जिसने भी देखा हमने कमियां ही देखी किसी की, तो वो चीजें अच्छी नहीं है ना। एक कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। देखो, बाहर अपन निकल के गए, प्रकृति कितनी सुंदर है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ उगे हुए हैं, इतना सा अच्छा सब नजारा है, मैंने क्या किया इसको बनाने में, मैंने क्या किया, मेरी वजह से थोड़ी आया, मेरे को तो सब बना बनाया मिला है। मैं जो दुनिया में आया तो सब कुछ इतना तैयार था। तो ग्रेटिट्यूड की भावना। तो हमने क्या किया, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करने की कोशिश की, तो गया ना डिप्रेशन। तो ये ग्रेटिट्यूड। व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक कैन ऑल्सो इफेक्ट हाउ यू फील। देखो, सीधी सी बात है, हमारा जो रिफ्लेक्शन है ना, वो हमारी डाइट पे ही डिपेंड करता है। जैसा खाएंगे ना वैसा ही बन जाएंगे, है ना। हमारा एवरी मॉलिक्यूल हमारी डाइट के हिसाब से है। तो सात्विक भोजन खाएंगे तो सात्विकता ही प्रिवेल करेगी। एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे बॉडी फिट रहे। देखो, आई एम नॉट द सुटेबल पर्सन टू गिव यू दिस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि भाई मैं ही नहीं कर रहा हूँ आजकल। और मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन क्या है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। आई एम्फोसिस सबसे ज्यादा अमाउंट ऑन दिस, मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। व्हाट आई डू, आई यूज टू गो फॉर दिस 10 days मेडिटेशन कोर्स। कभी आपको टाइम मिले ना, ट्राई करना विपासना मेडिटेशन। मतलब इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने का बहुत तगड़ा मौका मिलता है। और लिटरली स्पिरिचुअलिटी, धर्म वगैरह क्या होता है वो समझने का मौका मिलता है। बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स आप अपने साथ में होते हो। तो आई यूज टू डू दिस थिंग अलॉट, ये मेडिटेशन, विपासना। सबका अपना अपना है। मुझे तो, मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग चीजें रही हैं। आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि थॉट के लेवल पे ही प्योरिटी आ गई, तो अब तो डिप्रेशन आने का चांस ही नहीं है। हर चीज में खुश रहोगे। और ज्यादा समस्या हो जाए तो दवाई ले लो, लेकिन दवाई भी एक टाइम तक। उसके बाद में क्या करो, इन सब तरीकों से अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। साथ में ये चीज याद रखो हमेशा, जो आदमी पॉजिटिव है और लाइफ में कुछ अटेन करना चाहता है ना, अटेन करना चाहता है और चलते रहना चाहता है, तो उसके सामने हर्डल्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। एवरी टाइम हर्डल्स आते ही रहेंगे। तो उससे डिप्रेस नहीं होना है ना। तो क्या बोलते थे गीता में, क्या लिखा है, चरई वेती चरई वेती, चलते रहो, बस अपने हिसाब से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, बढ़िया ही होता रहेगा। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं। इसके अलावा इनको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% परफेक्ट हूँ इन चीजों में। हाँ, मैं तो ऐसे करता ही हूँ, नहीं। जिस दिन ऐसा हो जाऊंगा ना, तो गौतम बुद्ध बन जाऊंगा दूसरा, है स्वामी विवेकानंदा मैं ही कहलाऊंगा। लेकिन क्या है कि जब भी हम डाउन फील करें, तो एटलीस्ट इस तरह के थॉट्स में आए, इस तरह से चीजों को देखें कि हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके समझ जाएं। सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? देखो, सचिन तेंदुलकर जब सचिन तेंदुलकर बन गया था ना, तो बस अब सचिन तेंदुलकर की तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से बैटिंग करता था, सब कुछ है, सही है सारा। लेकिन भाई वो भी एक इंसान ही है। फॉर्म उसकी भी खराब होती थी, है ना, फॉर्म वो उसकी भी डाउन होती थी। तब क्या करे? तो भाई अब सचिन तेंदुलकर के बराबर किसी का कद नहीं था वहां पे कि उसको कोई सजेशन दे, है ना, उसको कोई बता दे, है ना, कोई नहीं बताए। इवन इंडियन क्रिकेट टीम का कोच भी उसके लेवल का नहीं है। तब क्या करे? तो कौन बताएगा सचिन के पास में? तो एक चीज आती है मेंटोरशिप, मेंटोर करना। सचिन तेंदुलकर क्या करता था, सीधा जाता था अपने गुरुदेव के पास में, रमाकांत अचरेकर के पास में। ठीक, गुरुजी ऐसा है कि मेरी फॉर्म चली गई है, मुझसे खेला ही नहीं जा रहा, वो तो आउट कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे, नालायक हो गया तू, खेलता नहीं है। पहले तो क्या करते थे रमाकांत अचरेकर, सचिन बताते हैं कि डांट लगाते थे। बोले सर मेरे डांट लगाते थे, और मैं, पूरी दुनिया में मेरी ख्याति थी, और सर के पास जाता था तो पहले तो डांट लगाते थे, साइड में खड़ा है सुन रहा है, बोले जा
10 चक्कर लगा के आ। अब कोई नहीं बोल सकता उसको, सचिन को पूरी दुनिया तो बोल नहीं सकती, लेकिन रमाकांत अचरेकर सर के पास में तो अथॉरिटी है ना, क्यों, चेला है भाई मेरा, मैं नहीं बनाया इसको, जो बनाया। तो बस सचिन 10 चक्कर लगाएगा, फिर 5 दिन उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसे कर वैसे कर, और डांट लगाएंगे, बस क्या हुआ, सचिन में ऑलरेडी कैपेबिलिटी तो थी, एबल तो था ही वो, उसको आती तो थी चीजें, लेकिन नेगेटिविटी आ गई थी माइंड में, उसको रिप्लेस कर दिया पॉजिटिविटी से, और वो कैसे, अच्छे से एफर्ट करके। अब आ गई ना पॉजिटिविटी उनके अंदर, सचिन तेंदुलकर फिर से खेलने लग गया, बस फिर से कभी नेगेटिविटी आएगी तो सर के पास चले जाएगा। तो हम इस तरह के मेंटोर्स तो रखें कम से कम लाइफ में। वो कौन होते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और उनकी बात माने कम से कम, तभी तो कुछ अच्छा करेंगे। मेंटोर जिसको बनाओ तो वो समझदार आदमी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर ले। तो अच्छे मेंटोर्स होंगे और उनकी हम बात मानेंगे और वो हमें सही राय दें, काम अपना चलता रहेगा, बस चलता रहना काम, धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी और एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है आज का लेक्चर खत्म। कल के लेक्चर के लिए तैयार हो जाना। डे 37 ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसके अंदर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के टॉपिक्स होंगे, और मार्च का पूरा 2020 का करंट अफेयर्स आपको खत्म करना है। तो ठीक है, इसी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑन ओनली IAS एंड ओनली IAS, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनीवे, anyhow. So happy time, good luck, enjoy, take care, bye bye.